हेलो बच्चों। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपका ये चैप्टर चल रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो बीच में कट हो गई थी, जिससे कि हम उसे दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। देखना है 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। क्या हुआ था 1815 में नेपोलियन का पतन हो गया था। ये वही बात है कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं यूरोप की, तो जिन्होंने मिलकर किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था। वहाँ के जो प्रतिनिधि थे, कहाँ के प्रतिनिधि थे? ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिनिधि सभी ने यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि नेपोलियन को हराया किसने था। पहला पॉइंट, नेपोलियन को किसने हराया था? ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। जब नेपोलियन को हरा दिया गया, इनके जो प्रतिनिधि थे, किनके प्रतिनिधि? ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के जो प्रतिनिधि थे, जो नेता थे, उस समय यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। नेपोलियन को हराने के बाद ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया के जो प्रतिनिधि थे, यूरोप का एक भविष्य तय करने के लिए ये वियना में मिले। इस सम्मेलन की जो मेजबानी की थी वो ऑस्ट्रिया के कौन थे? चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्ट्रिया का जो सम्मेलन हुआ था, वियना के जो सम्मेलन हुआ था, वहाँ उसकी जो मेजबानी की थी, किसने की थी? चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की। एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। और यह किसकी मृत्यु के बाद हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु के बाद हुई थी। ये किसके बीच संधि हुई थी? यूरोप के जो प्रभावशाली देश थे, ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस भी होगा शायद उसमें, तो इनके बीच ही क्या हुई थी? ये संधि हुई थी। तो 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। यानी नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए थे, उन सभी बदलावों को ख़त्म करना था। फ्रांसीसी क्रांति तो हुई थी, आपको ध्यान होगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए जो बुर्बो वंश था, जो ल्यू सिक्सटी जो बुर्बो वंश के थे, उनको जो हटा दिया गया था। उनके बुर्बो वंश के जो सदस्य, मतलब वंशज थे, उनको बहाल किया गया। यानी उनके वंशज जो थे, उनको फिर से राजा बना दिया गया। और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उनके नेपोलियन के अधीन किया था। यानी नेपोलियन ने जिन जिन देशों को जीता था, उन देशों को स्वतंत्र कर दिया गया। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो बुर्बो वंश को हटा दिया गया था, दोबारा से बुर्बो वंश के शासकों को ही दोबारा से राजा बना दिया गया। इसे ही कहते हैं वियना संधि। याद रहेगा आपको 1815 की वियना संधि। चलो एक बार दोबारा से देख लेते हैं 1815 की वियना संधि क्या क्या याद करना है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने जिन्होंने मिलकर
यूरोपीय शक्तियों को हराया था, नेपोलियन को हराया था, सॉरी। जो इनके जो प्रतिनिधि थे यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की जो मेजबानी की थी वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटा दिए गए थे फ्रांसीसी क्रांति के समय बुर्बो वंश के, वो दोबारा से सत्ता में बहाल किया गया, दोबारा से सत्ता में बैठा दिया गया, गद्दी पर बुर्बो वंश के राजा बना दिए गए। और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। आगे देखते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो नेपोलियन के जो बदलाव थे उन सभी बदलावों को हटा दिया गया, लेकिन मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो एक संघ बनाया था, 39 राज्यों का एक संघ बनाया था, जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था। तो उन 39 राज्यों को छेड़खानी नहीं की गई, वो ऐसी की ऐसी स्थापित किया गया, बरकरार रखा गया, उसे नहीं हटाया गया। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। 1815 में नेपोलियन की हार हो चुकी थी। जो नेपोलियन को हराने वाले देश थे बुर्बो वंश के जो वंशज थे, उनको फ्रांस का दोबारा से राजा बना दिया गया। तो क्या हुआ, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासक व्यवस्थाएं निरंकुश हो गई, मतलब दोबारा से क्या हो गए, निरंकुश शासक बन गया। वही दोबारा से फ्रांस की क्रांति की तैयारी कर लो, वही बात दोबारा से आ गई। आगे देखते हैं। तो 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश हो गई, दोबारा से राजा बना दिया गया। तो फिर से राजा बना दिया गया। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। अपनी आलोचना और असहमति बर्दाश्त करना बंद कर दिया और उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। जो उनके खिलाफ बोलता था उनके खिलाफ सख्त नियम या कानून चलाना, सख्त कदम उठाया जाने लगा। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, यानी उनकी मर्जी के खिलाफ अखबारों में, बुकों में, किताबों में नहीं छापा जा सकता था। इसे कहते हैं सेंसरशिप के नियम। सेंसरशिप के जो नियम लागू होते हैं वो प्रेस वगैरह पे, किताबों पे, अखबारों पे नियम लागू होते हैं, सेंसरशिप के नियम। तो क्या हुआ, 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद जो शक्तिशाली राजा थे उन्होंने नेपोलियन को हराया 1815 में और दोबारा से बुर्बो वंश का राजा को बना दिया। बुर्बो वंश का ही राजा, जो पहले लुइस 16वां जो था उसे तो हटा दिया गया था फ्रांस युद्ध में, फ्रांस की क्रांति में दोबारा से बुर्बो वंश का शासन बैठा दिया। लेकिन आदतें तो नहीं बदलती हैं, वो फिर से निरंकुश थीं। ठीक है, आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश शासकों वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने क्या करा, सेंसरशिप के नियम बनाए कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। देखो, सबके मुंह पर टेप बांधे गया है ये बताने के लिए कि अब आप मुंह नहीं खोलोगे, मुंह खोलोगे तो गिरफ्तारी पक्की हो जाएगी। तो इस फोटो बहुत कुछ कह देते हैं। देखो, अब शुरू होता है क्रांतिकारियों का समय। क्रांतिकारियों का समय क्या था देखते हैं। 1815। अब आपसे पूछा जाएगा क्रांतिकारी लोग कौन थे।
क्रांतिकारी का 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाता है। क्रांतिकारी कौन लोग थे? 1815 के बाद बुर्बोवंश 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 के राजा बना दिया गया। 1815 के बाद बरसों बरसों में दमन के भय ने अब देखो, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति की थी उनके तो बुरे समय आ गए। यानी जिस टाइम लुईस वोल्वा था उस समय जो क्रांति हुई थी, तो उस समय लुईस वोल्वा को उसके पद से हटा दिया गया था। तो दोबारा से अब बर्बो वंश का दोबारा से शासक बैठ गया, तो उनके तो वही बुरे समय आ गए ना। यानी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने, यानी उनको पता था कि उनको मार दिया जाएगा, अनेक उदारवादी और राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। यानी उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया, रातों रात गायब कर दिए गए वो। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। अब इन्होंने क्या करा, अपने गुप्त संगठन बनाए। सरकार को तो बता नहीं सकते थे, क्योंकि बुर्बो वंश का फिर से राजा बन गया। तो वो लोग रातों रात गायब हो गए और उन्होंने गुपचुप तरीके से गुप्त संगठन बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बना लिए। उस समय क्रांतिकारियों होने का मतलब था उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं को विरोध करना जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। क्रांतिकारी कौन थे? क्रांतिकारी उन्हें बोला जाता जो राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करते थे, यानी जो बुर्बो वंश के जो राजा बने थे उसका विरोध करते थे। तो उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करना, यानी बुर्बो वंश का विरोध करना, जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी, जो बुर्बो वंश का राजा फिर से बना दिया गया था। आगे देखते हैं इटली के क्रांतिकारी। ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इटली के जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जूसेफी मैत्सनी। इटली के बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है। इटली के क्रांतिकारी थे जूसेफी मैत्सनी। इनका जन्म 1807 में जिनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में, जब वो 24 साल के थे, इन्होंने क्या करा, लुगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया, मतलब देश से निकाल दिया गया। जब ये 24 साल के थे, लुगुरिया में इन्होंने क्रांति में भाग लिया था, तो इस कारण इन्हें बहिष्कार कर दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था वर्द में यंग यूरोप। इन दोनों की स्थापना की थी जूसेफी मैत्सनी ने, यंग इटली और यंग यूरोप। देखो, बहुत बार एग्जाम में आता है यंग इटली और यंग यूरोप, जिसकी स्थापना किसने की थी? जूसेफी मैत्सनी ने। इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, पहले का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपसे, यंग इटली जैसा है यंग यूरोप, ऐसे ही एक हमारे भारत की पत्रिका है यंग इंडिया। तो बताना ये किसने दी थी यंग इंडिया। अब देखो आगे, इनके जो सदस्य थे पोलैंड के भी थे, फ्रांस के भी थे, इटली के भी थे और जर्मन के भी थे। जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ, मतलब अनुसार
राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। मतलब हमारी जो जो प्राकृतिक इकाई है वह देश है। हम सभी को एक देश में मिलकर रहना चाहिए। मतलब हमारे देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटकर नहीं रखा जा सकता। हमें हमें एक देश में मिलकर रहना पड़ेगा। ये जोसेफ मैथ्सनी मानते थे। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकरण गणतंत्र बनाना ही था। यानी जोसेफ मैथ्सनी क्या कह रहे हैं, जो इटली के छोटे छोटे राज्य हैं, इनको जोड़कर एक राष्ट्र बनाओ, एक देश बनाओ। जो जो इनके जो फॉलोअर्स होंगे वो इनकी बातों को मानेंगे और वह विद्रोह करेंगे राजा का कि भाई सही बात, एक देश बनाओ। जैसे कि फ्रांस एक देश बना, जैसे अमेरिका एक देश बना था, वैसे ही हम भी एक देश बने। यही आपको बताने की कोशिश की गई है। अक्सर जोसेफ मैथ्सनी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैथ्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके मैथ्सनी ने रूढ़िवादी को हरा दिया। अब मैथ्सनी जो थे राजतंत्र का बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। जो कि राजा का बेटा राजा तो होता है, उसका बहुत विरोध करते थे। उन्होंने क्या करा, मैथ्सनी ने लोगों का साथ लेकर रूढ़िवादी ताकतों को हरा दिया। जो राजा के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कर दिया, हरा दिया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होगा, क्रांतियों का युग, जो कि 1830 से लेकर 1848 तक चला था। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 अपना। कौन कौन सी क्रांति हुई थी 1830 से लेकर 1848 के बीच, कौन कौन सी क्रांति हुई थी देखते हैं। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं से मतलब है कि जो बुर्बो वंश के जो राजा बना दिए गए थे वो रूढ़िवादी के अंदर आते हैं। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने मतलब राजा महाराजाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की। जो बुर्बो वंश का जो राजा बन गया है फिर से, जैसे जैसे अपनी ताकत को और मजबूत करने की कोशिश की तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने, देखो राजा महाराजाओं का सिस्टम दोबारा से चालू कर दिया गया था। उन व्यवस्थाओं ने जैसे जैसे अपनी ताकत को बढ़ाया, राजा महाराजाओं ने अपनी ताकत को और बढ़ाया तो इससे यूरोप में जो अनेक उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग थे वो गुस्सा होने लगे, क्रांति करने लगे। अब इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने किया और धीरे धीरे अनेक क्षेत्रों में, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में धीरे धीरे उदारवादी क्रांति धीरे धीरे शुरू हो गई। और जिसके नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन थे, उदारवादी और राष्ट्रवादी। इसलिए हम इसे पढ़ते हैं क्रांतियों का युग। कब से कब तक है, 1830 से लेकर 1848 तक। अब क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले क्रांति कब हुई। सबसे पहले क्रांति हुई, प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। मतलब जैसे जैसे राजाओं ने अपनी ताकत को बढ़ाया वैसे वैसे ही उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग बढ़ गए और वे राजा महाराजाओं के खिलाफ लड़ाई करने लगे या क्रांति करने लगे। तो पहला विद्रोह जो हुआ फ्रांस में हुआ, जुलाई 1830 में हुआ। जो बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। यानी जो बुर्बो वंश के जो वंशज थे फिर से राजा बना दिया गया, जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा है 1815 में। 1815 के बाद जो बुर्बो वंश के राजा फिर से राजा बना दिया गया था। तो 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका।
फिर से वही विद्रोह शुरू हो गया जो फ्रांस में हुआ था। फिर से फ्रांसीसी क्रांति हुई 1830 के अंदर, और बुर्बो वंश के जो राजा थे उन्हें दोबारा से भगा दिया या उनको हटा दिया गया। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप्स ने किया था। भाई राजतंत्र तो पहले से ही था, लेकिन अब क्या बना दिया गया, संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया। बुर्बो वंश के जो राजा थे उन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह क्या कर दिया, संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया। राजतंत्र मतलब राजा का शासन तो रहेगा, लेकिन राजा के ऊपर भी संवैधानिक जो नियम है, वो कायदे हैं, वो भी लागू होंगे। जो इसके अध्यक्ष जिनको अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन थे, लुई फिलिप्स। अगर बच्चों आपका क्वेश्चन आता है क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 में, तो आप ये पॉइंट सभी लिख सकते हो। क्रांतिकारी युग में ही एक टॉपिक आता है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। बहुत बार एग्जाम में आया है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो देखते हैं यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ये इसी टॉपिक के अंदर है, क्रांतिकारी युग के अंदर ही। इसी टॉपिक के अंदर क्या आता है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये अलग से इसलिए देख रहे हैं हम क्योंकि ये अलग क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन आता है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताइए या लिखिए। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं संचार किया, और वह क्या था, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की जो घटना है, इस घटना ने क्या करा, पूरे यूरोप के जो शिक्षित अभिजात वर्ग हैं उनके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, उनमें भावनाएं उत्पन्न की। किसने की, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। सेकंड पॉइंट देखते हैं, 15वीं शताब्दी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, यानी ओटोमन साम्राज्य का एक पार्ट था यूनान। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया। देखो, जब यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद मतलब यूरोप में जब क्रांतिकारी जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ती चली गई, तो यूनान की आज़ादी के लिए क्योंकि जो यूनान था ओटोमन साम्राज्य का पार्ट था, तो यूनान की आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। कब, 1821 में। लोग आज़ाद होना चाहते थे, ओटोमन साम्राज्य से अलग होना चाहते थे। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ, यानी यूनान में अब क्या हुई, आज़ादी के लिए क्रांति शुरू हो गई। यूनान स्वतंत्र होना चाह रहा था, किससे स्वतंत्र होना चाहता है, ओटोमन साम्राज्य से। जो यूनान में राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी जो लोग थे, किससे राष्ट्रवादी को मदद मिली, किससे मदद मिली, निर्वासन मतलब जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको मदद मिली, कहाँ से मिली, निर्वासन से, मतलब यूनान में जो रह रहे लोगों से। और कौन से यूनान के लोग, जो गरीब थे, बहुत पिछड़े लोग थे, जो ओटोमन साम्राज्य में बुरा हाल था, उन्होंने मदद की, राष्ट्रवादियों की मदद की। जो यूनान में राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो यूनान को अलग करना चाहते थे, उनको मदद करी किसने, निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ। पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप का लोगों का भी समर्थन मिला उन्हें। बहुत सारे लोग थे जो यूनान को ओटोमन साम्राज्य से अलग करना चाहते, उन सबकी उन्हें मदद मिली। जो वहाँ पे कवि थे और कलाकार थे, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की, और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान की संघर्ष के लिए जनमत उठाया। अब जो वहाँ पे ओटोमन साम्राज्य था, वहाँ ये मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत आता था।
तो यूरोप के लोग चाहते थे कि यूनान जो है ओटोमन साम्राज्य से अलग हो जाए, यानी मुस्लिम साम्राज्य से अलग हो जाए। जैसे हम लोग अलग 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 रह रहे हैं ऐसे ही। तो बहुत सारे कवि हो गए, कलाकार हो गए, उन्होंने क्या करा, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताते हुए प्रशंसा की। एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाए। कवियों ने कविताएं लिखी, कलाकारों ने लोगों को बताया, क्योंकि इनकी बातों को लोग बाग ज़्यादा मानते हैं। आगे देखते हैं। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। आपको लिखना पड़ेगा ये सब कुछ, तो अच्छे से एक बार देख लेना। तो चलते हैं अगला जो टॉपिक, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्रवाद का विकास होने में संस्कृति और कल्चर का बहुत रोल रहा है। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत ने भी एक अहम भूमिका निभाई। संस्कृति में क्या आता है, कला, काव्य, कहानी, किस्मों और संगीत ने, मतलब इन चीज़ों से भी राष्ट्रीय भाव का विकास हुआ था। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की क्या भूमिका थी। तो इसमें हम कला के बारे में बता सकते हैं, काव्य के बारे में बता सकते हैं, कहानी, किस्मों, संगीतों के बारे में बता सकते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, रोमानीवाद जो एक ऐसा संस्कृति आंदोलन था। रोमानीवादी एक ऐसे संस्कृति आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क जो कलाकार थे, कवि थे, तर्क वितर्क को इन्होंने क्या कर दिया, एक साइड रख दिया, और विज्ञान के महीना मंडल की आलोचना की, एक तरफ रख दिया इनकी आलोचना की, और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। आगे देखते हैं पोलैंड में क्या हुआ था। पहला पॉइंट तो वो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा पोलैंड, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजित कर दिया था। पोलैंड को बड़ी बड़ी शक्तियों ने तोड़ दिया था, विभाजित कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, ये अलग अलग हिस्सों में टूट चुका था, तो अभी ये स्वतंत्र नहीं था। किंतु क्या हुआ, संगीत और भावना के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। देखो, इस टॉपिक का यही मतलब है कि संगीत या संस्कृति का क्या रोल है। तो पहला तो आप रोमानीवाद के बारे में लिखोगे, दूसरा आप पोलैंड के बारे में लिखोगे, और तीसरा आप रूस के बारे में लिखोगे, जो भाषा के बारे में बता। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, हमारे इंडिया में जो हिंदी भाषा है ये बहुत कॉमन है आपस में बोलना, लेकिन जब आप बाहर जाओगे और बाहर जाके आपको ऐसा बंदा कोई नहीं मिले जो हिंदी बोलता हो, और बाई चांस ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हिंदी बोलता हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। एक अपनापन सा महसूस होगा। चाहे आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आपको अपनापन सा महसूस होगा कि वो भी हिंदी बोलता है और आप भी हिंदी बोलते हो। तो भाषा ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखेंगे, रूसी कब्जे के बाद पोलैंड में जो पोलिश भाषा बोली जाती थी उसे
स्कूल से बलपूर्वक हटा दिया गया और रूसी भाषा को जबरन लादा गया। हर जगह जबरन लादा गया मतलब रूसी भाषा को कंपलसरी कर दिया गया और पोलिश भाषा को वहाँ से हटा दिया गया। तो तो रूस के जो विरोधी थे उन्होंने क्या करा, इसके अनेकों सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोधियों के लिए भाषाओं को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। मतलब राष्ट्रीय जो भाषा थी उनको उन्होंने हथियार बनाया। जितना वो अपनी रूसी भाषा को जबरन लादना चाहते थे, उतना ही वहाँ के जो लोग थे पोलिश भाषा को प्रचार प्रसार उसका करना और ज़्यादा कर दिया। जैसे कि कहाँ कर दिया, चर्चों में आयोजन किया गया। संपूर्ण धार्मिक जो शिक्षा थी उसे पोलिश का इस्तेमाल सभी जगह करने लगे। वो एक तरीके से वो रूस को बताना चाहते थे कि हम आपस में जुड़े हुए हैं, भाषा के जरिए बताना चाहते थे कि हम जो हैं अभी भी जुड़े हुए हैं। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। मतलब वो रूस से तो लड़ नहीं सकते थे, तो लेकिन वो पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे रूस के खिलाफ, ताकि वो उसे दिखा सकें रूस को कि हम भी यूनाइटेड हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, कृषक विद्रोह 1848 में हुआ था। छोटा सा पॉइंट है, ज़रूर पढ़ना। कृषक विद्रोह 1848 की बात है। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के जो लोग थे सड़कों पर उतर आए। 1848 में जब खाने पीने की कमी हो गई, व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, तो क्या हुआ, जगह जगह अवरोध लगाए गए। और लुई फिलिप याद करो, लुई फिलिप कौन था? ये वही व्यक्ति है जो अध्यक्ष बनाए थे, जो संविधानिक राजतंत्र बनाया गया था, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे लुई फिलिप्स। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था हमने। तो 1848 में खाने पीने की कमी आ गई। व्यापक बेरोजगार जो लोग थे, वो पेरिस के जो लोग थे, वो सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप्स को इस कारण वहाँ से क्या करना पड़ा, मजबूरन भागने पर मजबूर किया गया, भागना पड़ा। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए, देखिए पहले क्या था, राजतंत्र था, राजतंत्र को हटा दिया गया, फिर संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। संवैधानिक राजतंत्र और राजतंत्र में डिफरेंट होता है। राजतंत्र वो है जो कि राजा का शासन, संवैधानिक राजतंत्र वो है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही राजा पे नियम लागू होंगे। अगर जो राजा कोई गलत फैसला लेता है या गलत काम करता है तो उसको भी दंड दिया जाएगा। फिर उसको भी हटा दिया गया। फिर गणतंत्र की घोषणा कर दी गई, किसके द्वारा, नेशनल असेंबली ने। 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मत अधिकार प्रदान किया गया और काम के आधार की गारंटी दी गई। काम की गारंटी दी गई कि सरकार के द्वारा तुम्हें गारंटी से काम दिया जाएगा। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। तो इसको हम कृषक आंदोलन या कृषक विद्रोह 1848 कहते हैं। इसे हम 1848 का आंदोलन भी कहते हैं। देखो 3-4 पॉइंट है, इसमें ध्यान रखो। 1848 में खाने पीने की कमी हो गई, बेरोजगारी हो गई, पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए थे, जगह जगह अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप्स को भागना पड़ा था। राष्ट्रीय सभा ने क्या करा था, गणतंत्र की घोषणा करते हुए क्या कहा था, 21 वर्ष के सभी जितने भी ऊपर के सभी वयस्क लोग हैं उनको मताधिकार प्रदान किया गया और काम की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं उदारवादियों की क्रांति।
देखो ये भी 1848 में हुआ था, इसे बोलते हैं हम उदारवादी की क्रांति। तो इसे देखते हैं, इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं उदारवादी की क्रांति में। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर पढ़े लिखे वर्ग, मध्य वर्ग की क्रांति भी हो रही थी, जिसे हम उदारवादी की क्रांति कहते हैं। समझिए, एक तो 1848 में पहले से ही क्रांति आंदोलन चल रहा था, जो गरीब लोग, बेरोजगार लोग, भुखमरी से किसान, ये सब आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। मतलब इनके साथ साथ ही जो पढ़े लिखे लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, वो भी क्रांति कर रहे थे। उसे ही हम उदारवादी की क्रांति कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी, जो लुई फिलिप्स थे। 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, घोषणा की गई, जो सभी पुरुषों को सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित, मतलब कि सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया, चाहे छोटे लोग हों चाहे बड़े लोग हों। यूरोप के अन्य सभी भागों में जहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। देखिए, ये तो फ्रांस की बात थी, एक कहावत है, जब फ्रांस छींकता है ना, तो बाकी जो पड़ोसी देश हैं उसे जुकाम हो जाता है। कहीं पे दे रखा है पढ़ना आप। अब फ्रांस में तो क्या हुआ, लुईस फिलिप जो था उसने गद्दी छोड़ दी, गणतंत्र की स्थापना हो गई। अब अन्य देशों पर क्या असर पड़ा इसका, यूरोप के अन्य देशों पर क्या असर पड़ा देखते हैं। तो फ्रांस में क्या हुआ, राजा ने गद्दी छोड़ दी, गणतंत्र की स्थापना हो गई। और यूरोप के अन्य देशों पर क्या असर पड़ा इसका। यूरोप के जो अन्य देश थे, अन्य भाग थे, जहाँ पर अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, वहाँ पर क्या हुआ था, जर्मनी हो गया, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये वो देश थे जहाँ पर राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आया था। वहाँ के उदारवादी मध्य वर्ग के जो स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया। हमारे देश को भी एकीकरण करो, संवैधानिक राजतंत्र बनाओ। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फ़ायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। हमारा भी देश एक देश होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए। इसे ही हम उदारवादी की क्रांति के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे फ्रैंकफर्ट संसद। देखो, ये इस पर फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। फ्रैंकफर्ट संसद क्या था ये देखते हैं, चलो। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। अब हुआ क्या, जर्मनी में इतना ज़्यादा राजा के खिलाफ गुस्सा हो गया कि लोगों ने अपने खुद के ही प्रतिनिधि चुन लिए। जर्मन इलाकों में बड़े संख्या में राजनीतिक संगठनों में जो पॉलिटिकल पार्टी थे, राजनेता थे, नेताओं ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली लीग के पक्ष में एक सभी पार्टियों ने मिलकर एक नेशनल असेंबली बनाई। उनके पक्ष पर मतदान का फैसला लिया।
18 मई 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सचे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में जाकर अपना स्थान ग्रहण किया। पूरे जर्मनी से 1831 निर्वाचित प्रतिनिधि, मतलब पूरे जनवरी से 1831 प्रतिनिधियों को चुना गया और ये सभी प्रतिनिधि सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 1831 सदस्य चुन के आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। उन्होंने जर्मन के लिए एक संविधान तैयार किया। जब प्रतिनिधियों ने प्रिसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को, जो प्रिसा के राजा थे फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो जो 1831 व्यक्ति थे, जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या करा, प्रिसा के राजा को ताज पहनाने की पेशकश की। तो उसने क्या करा, अस्वीकार कर दिया, उसने मना कर दिया, मैं आपका राजा नहीं बनूंगा। उन राजा, जबकि किसका साथ दिया उसने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, यानी जो पहले राजा थे, मतलब राजा का साथ दे रहा है वो। अंत में क्या हुआ, अंत में सैनिक को बुलाया गया और असेंबली को भंग कर दिया गया या मजबूर हुई। कई बार बच्चों फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, तो देखना एक बार अच्छे से इसे। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कवर होता है कि महिलाओं का क्या योगदान था भाई, तो कुछ पॉइंट याद कर लो आप। देखो, ये पहला पॉइंट है, आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। पहला पॉइंट हो गया, आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था सभी आंदोलन में। सेकंड पॉइंट, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, खुद के संगठन बनाए महिलाओं ने। आगे अखबार शुरू किए, अपने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की, उन्होंने भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान, मतलब असेंबली के जो इलेक्शन होते थे, चुनाव होते थे, तो मताधिकार से उन्हें वंचित रखा गया था, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। जब फ्रांस के अंदर गणतंत्र की घोषणा हुई थी, तब उस टाइम पे पुरुषों को ही मतदान करने का अधिकार मिला था, महिलाओं को नहीं मिला था। जर्मन अभी भी राष्ट्र नहीं बना था। अब पॉइंट 4, पार्ट हमारा क्या आ गया, 4, जर्मन और इटली का निर्माण कैसे हुआ। एक बड़ी पॉइंट है, जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ, एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। पहले देखते हैं हम जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, या कह सकते हैं हम जर्मनी को राष्ट्र राज्य कैसे बनाया गया था। देखते हैं, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी पर्याप्त थीं। राष्ट्र के प्रति भावनाएं काफ़ी ज़्यादा थीं और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा, मतलब फोर्ट, ये वही वाली संसद है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, फ्रैंकफर्ट संसद जो पढ़ी थी हमने ऊपर, ये वही संसद है, निर्वाचित संसद फ्रैंकफर्ट संसद। मतलब जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जर्मन लोगों ने क्या करा, उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर निर्वाचित संसद द्वारा, जिसमें कितने सदस्य
चुने गए थे, 831 सदस्य चुने गए थे। निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मतलब देखो, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इन्होंने इन्होंने छोटे छोटे इलाकों को जोड़कर एक संघ बनाने का निर्माण किया था, जो विफल हो गया था। राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, जो कि विफल हो गया था, जो हमने ऊपर पढ़ के आए हैं अभी। सेना बुला ली गई थी, संसद को भंग कर दिया गया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी गई। जो 831 मेंबर चुन के आए थे, राजशाही की वजह से उन्हें क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, पिरसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मतलब पिरसा ने कहा कि जर्मनी का एकीकरण हम करके देंगे आपको। कि पिरसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उनका जो पिरसा का जो प्रमुख मंत्री था, उसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। इसका नाम ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओटो वॉन बिस्मार्क जो पिरसा का जो प्रमुख मंत्री था, जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, इस प्रक्रिया का जनक था। जिसने पिरसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। इन्होंने क्या लिया, सेना की भी मदद ली और नौकरशाही की मदद ली। अब पिरसा की लड़ाई शुरू हो गई। जर्मनी को इकट्ठा करने के लिए, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए पिरसा ने लड़ाई करनी शुरू कर दी। युद्ध शुरू हो गया। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस 3 युद्धों में पिरसा को जीत हुई। और जब 7 सालों तक ये लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो इन तीनों देशों को हरा दिया। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को 3 युद्धों में पिरसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और उसके बाद पिरसा ने जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी 1831 में वार्साराय में हुई एक समारोह में एक बहुत बड़ा समारोह स्थापित किया गया। पिरसा के राजा का नाम क्या था, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और जर्मनी का एकीकरण करके जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसी सम्राट बनाया गया, राजा विलियम प्रथम को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इटली को राष्ट्र राज्य कैसे बनाया गया, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। पॉइंट नंबर 1, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। जो इटली था, इटली 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जब इन 7 छोटे छोटे राज्यों को मिलाया जाएगा तभी तो एक राष्ट्र बनेगा। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आगे देखते हैं। 1831 में और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से वहाँ पर भी 2 बार क्रांतिकारी विद्रोह हो चुके थे। एक हुआ था 1831 में और दूसरा हुआ था 1848 में, जो कि विफल हो गए थे। विद्रोह क्यों हुआ था? जो कि इटली को एकीकरण हो जाए, जो कि क्या हो गए, जो कि असफल रहे थे। जब क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए तो दूसरा रास्ता बचता है क्या, युद्ध किया जाए। तो युद्ध के जरिए इतावली राज्य मतलब इटली के राज्य को, इतावली मतलब इटली के राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डेनिया पिटमोंड के शासक, जिनका नाम क्या था, बिटवन इमैनुअल द्वितीय, पर आ गई। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी के विद्रोह क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। जब क्रांतिकारी विद्रोह 2 बार असफल हो गए थे तो
एक रास्ता बचा था युद्ध का। तो युद्ध के जरिए इतावली मतलब इटली के राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी किस पर आ गई? सर्डेनिया पिटमोंट पर आ गई, जो कहाँ के शासक थे? सर्डेनिया पिटमोंट के शासक कौन थे? विक्टर एमुनुएल सेकंड पर आ गई कि हम इटली का एकीकरण हम देंगे आपको करके। अब इनका एक मंत्री था प्रमुख, जिसका नाम था काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकरण करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। अब इटली के आंदोलन का एकीकरण करने के लिए नेतृत्व किसने किया था? मंत्री प्रमुख काबूर ने। विक्टर एमुनुएल सेकंड थे, उन्होंने अपने प्रमुख मंत्री को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि इटली का मैं एकीकरण करना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसको दे दी? अपने मंत्री को दे दी, जो प्रमुख मंत्री था। क्या था उसका नाम? काबूर। इन्होंने चाहे आप युद्ध करो, चाहे जो भी कुछ करो, मुझे इटली का एकीकरण करके दो। अब देखो काबूर क्या करेगा। काबूर बहुत चालाक थे ये। इन्होंने क्या करा, फ्रांस से सर्डेनिया पिटमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि कर ली इन्होंने। अब सर्डेनिया पिटमोंट के जो काबूर थे, इन्होंने एक फ्रांस के साथ संधि कर ली, कूटनीति संधि, जिसके पीछे किसका हाथ था? जिसके पीछे काबूर का हाथ था। सर्डेनिया पिटमोंट की एक संधि कर ली इन्होंने। जब हम इटली पर हमला कर जब हम इटली का एकीकरण करेंगे, आप बीच में ना आना। तो उनसे फ्रांस से इन्होंने क्या कर ली? संधि कर ली, जिसके पीछे काबूर का हाथ था। से सर्डेनिया पिटमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब हो गए। तो फ्रांस तो पीछे हट गया, संधि हो गई उससे। ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई हुई इनका युद्ध। ऑस्ट्रिया को 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया गया। आखिर क्या क्या हुआ? 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल सेकंड को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। इमैनुअल सेकंड को क्या कर दिया गया? सम्राट बना दिया गया इटली का। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन एक छोटा सा टॉपिक है, ब्रिटेन के बारे में देखते हैं। ब्रिटेन, सबसे पहला पॉइंट है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई। जो ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण की बनने की जो प्रक्रिया हुई, जो अचानक हुई, कोई उथल पुथल नहीं हुई, कोई क्रांति का परिणाम कोई उथल पुथल नहीं हुई या कोई परिणाम क्रांति का परिणाम नहीं था। बड़े आदर्श पूर्वक हुआ, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसानी से ब्रिटेन को राष्ट्र राज्य बनाया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिटेन राष्ट्र राज्य कैसे बना? देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है? ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुआ, कोई उथल पुथल नहीं हुई या कोई क्रांतिकारी लड़ाई नहीं हुई। सेकंड पॉइंट देखते हैं। 18वीं सदी के पहले बितानी राष्ट्र था ही नहीं। बिनानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों जो कौन रहते थे? अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश, ये लोग रहते थे। कि मुख्य पहचान क्या थी?
निर्जातीय एथनिक थी। देखो निर्जातीय निर्जातीय एथनिक क्या होता है देखते हैं। देखो जैसे हमारी कैटेगरी है, कोई गुर्जर है, कोई यादव है, कोई कोई ब्राह्मण है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन हम सबकी पहचान क्या है, हिंदू हैं हम सब। और लेकिन हमारी जाति अलग है। ऐसे ही मुस्लिम धर्म ये है अलग अलग हैं, ठीक है। अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आइसरिच, लेकिन इन सबको बितानी द्वीप समूह में जो रहने वाले लोग थे, इनको क्या वो कहते थे, निर्जातीय एथनिक थे। भले ही ये अलग अलग थे, पहचान इनकी एक थी। इन सभी जातीय समूह की अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थीं। लेकिन जैसे जैसे अंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, इन इन राज्यों की क्या हुई, धन दौलत में वृद्धि हुई, पैसों में वृद्धि हुई, इनकी अहमियत बढ़ी, इनकी पावर बढ़ी, सत्ता में वृद्धि हुई, तो वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल रहे। जो छोटे छोटे राज्य थे, धीरे धीरे उन पर अपना प्रभुत्व छोटे छोटे द्वीप समूह पे अपने अपने राष्ट्र में मिला लिया, अपना अपना प्रभुत्व जमा लिया इन्होंने। अंग्रेज़ों की धन दौलत बढ़ी, जैसे जैसे अहमियत बढ़ी, सत्ता में वृद्धि हुई, तो छोटे छोटे द्वीप समूह थे अन्य 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 राष्ट्रों पर उन राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बना लिया। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद अंग्ल संसद ने उन्होंने क्या करा, 1688 में राजतंत्र मतलब राजाओं से ताकत छीन ली। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते का नाम है एक्ट ऑफ यूनियन, जो 1707 में हुआ था। से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, से इस समझौते से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि ग्रेट ब्रिटेन का गठन कैसे हुआ, तो आपको ये सब पॉइंट लिखने हैं। तो आयरलैंड के बारे में पढ़ते हैं, ये भी ब्रिटेन का पार्ट बन गया था। वह देश कैथलिक और प्रोटेस्ट दो जातियों में बटा हुआ था। ये धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे, मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। अंग्रेजों का देखो शुरू से ये खेल रहा है कि वो एक षड्यंत्र करते हैं, एक को हेल्प करते हैं, दूसरे को उससे मतलब आपस में लड़वा देते हैं। देखो जी, वह देश जो कैथोलिक प्रोटेस्ट जो दो गुटों में बटा हुआ था, अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने किसकी मदद करी, जिनकी संख्या कम थी, प्रोटेस्ट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया।
देखो जी, देखो अंग्रेजों का शुरू से रहा है फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो, ये अंग्रेजों का शुरू से ही रहा है। जो छोटे छोटा ग्रुप होता है और एक बड़ा ग्रुप होता है। छोटे ग्रुप को भड़काना आसान होता है, बड़े ग्रुप को भड़काना कठिन होता है। तो उन्होंने क्या करा, छोटे ग्रुप को भड़काया अंग्रेजों ने। जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप था उसको बढ़ाया इन्होंने, इनको अपने साथ ले लिया और कैथलिक के विरुद्ध लड़वा दिया। आगे देखते हैं। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। आयरलैंड को भी 1801 में शामिल कर लिया, किसमें, यूनाइटेड किंगडम में। एक नए बेतानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। एक नए बेतानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृत का प्रचार प्रसार किया गया। तो बच्चों, आपसे पूछा जाता है कि ब्रितानी राष्ट्र का गठन कैसे हुआ, या ब्रिटेन का गठन कैसे हुआ, ग्रेट ब्रिटेन का गठन कैसे हुआ। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को पूछने के कई कई अलग तरीके होते हैं। कई बार आपसे पूछ लेंगे कि कई बार पूछ लेंगे आपसे कि ग्रेट ब्रिटेन का जन्म ग्रेट ब्रिटेन का गठन कैसे हुआ, या आपसे पूछ लेंगे कि एक्ट ऑफ यूनियन कैसे हुआ, या आपसे पूछ लेंगे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच कौन सी संधि हुई, या आयरलैंड का गठन कैसे हुआ। तो हर हर प्रकार के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं अगर हम पढ़ के करते हैं। रट्टा नहीं मारना, समझ के करो। इस प्रकार से नए बेतानी राष्ट्र का गठन हुआ। यहाँ हमारा पार्ट 4 ख़त्म होता है। अब हमारा पार्ट स्टार्ट होता है पार्ट 5। राष्ट्र की दृष्ट कल्पना कैसी होनी चाहिए, राष्ट्र को कैसे प्रदर्शित करें, कैसे दिखाएं, मतलब राष्ट्र को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी देश को कैसे प्रेजेंट करना है हमें। तो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्र को कैसे प्रदर्शित किया जाए। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था, महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो गई है, फ्रांस की क्रांति से हो गई थी। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता की प्रतिमा देखी थी जो कि महिला के रूप में थी। अलग अलग राष्ट्र को, अलग अलग देश को महिला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और अभी भी किया जाता है। हमें आज भी हम भारत को माता के रूप में, एक नारी के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। एक ऐसा फोटो बनाया जाता था किसी भी देश को रिप्रेजेंट करता था। जैसे कि फ्रांस की बात हो रही है, पहले यहाँ पे फ्रांस देखते हैं। फ्रांस में सब फ्रांस में जो सबसे लोकप्रिय नाम है वो है मारियान। फ्रांस ने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ़ोटो चुना था जिसका नाम था मारियान। आप देख सकते हो, ये क्या है, मारियान। ये क्या है, मारियान। हमारे देश को रिप्रेजेंट करता था। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। मारियान की जो प्रतिमा थी, इनकी जो मूर्ति थी, सार्वजनिक चौकों पर लगाई, जो चौराहे होते हैं वहाँ पर लगाई गई, ताकि जनता को एकता की, राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे।
राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जिस प्रकार फ्रांस के लोगों ने मारियान नाम रखा था, उसी प्रकार जर्मन के लोगों ने जर्मेनिया नाम रखा था। जर्मेनिया का फोटो आप देख सकते हो, ये है। देखो यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर लिखा है द फॉलन जर्मेनिया, यानी जर्मेनिया हार चुका है, हताश है जर्मेनिया, जर्मनी को हितेश। हर देश अपने देश के लिए एक महिला का फ़ोटो तैयार करता है। देखो आगे एक फ़ोटो देख सकते हो आप, जर्मेनिया गाइड द रोइन। जर्मेनिया गाइड द रोइन मतलब राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। ये 5वां पार्ट जो है बहुत छोटा है, बस इतना ही है इसी में। आगे चलेगा हमारा राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इसमें देखते हैं इसमें हम बाल्कन के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए फर्स्ट पैराग्राफ हमें समझना पड़ेगा। इसे हम बस पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो नोट करना है वो येलो वाला करना है। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। बच्चों, जब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी 19वीं सदी के प्रथम भाग में, उस समय राष्ट्रवाद का मतलब कुछ और था। लेकिन अब 19वीं सदी का अंत आते आते राष्ट्रवाद के मायने बदल गए थे। ये जो राष्ट्रवाद था, जो नया राष्ट्रवाद था, ना तो ये आदर्शवादी रहा, ना ही यह उदारवादी रहा, और ना ही यह जनतांत्रिक रहा। समय के साथ राष्ट्रवाद का मतलब बदल गया था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्षणों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। संकीर्ण सिद्धांत बन के रह गया अपने देश के बारे में सोचना मतलब। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए, एक दूसरे से नफरत करने लगे, एक दूसरे से घृणा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे ताकि वे अपने राष्ट्र की शक्ति को बढ़ा सकें। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे राष्ट्र पर हमला करने लगे। वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्ति प्रमुख फ्रांस, जो प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने, उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति साम्राज्यवादी उद्देश्य मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना। जब हम अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाएंगे? जब हम दूसरे देशों पर हमला करेंगे, जब हम उसे जीत जाएंगे। ठीक है। भारत में भी कुछ ऐसे किया गया था ब्रिटेन द्वारा। जो यूरोप की बड़ी शक्तियां थीं, उन्होंने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिक लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। अब इन चीज़ों से हुआ क्या, अब आपको ये देखना है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। अब आपको समझ में आएगा। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र के बारे में कई बार एग्जाम में आता है। क्या हुआ था? 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद का जो तनाव का क्षेत्र था, वो था बाल्कन क्षेत्र। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जनजातीय भिन्नता थी। बहुत सी जाति के लोग रहते थे यहाँ पर। आधुनिक युग मतलब आज की डेट में कौन कौन से यहाँ पे? रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान वगैरह, ये आप देख सकते हो एक बार।
क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर सुवाल के नाम से जाना जाता था, पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो था वो ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। जो ओटोमन साम्राज्य जो मुस्लिम साम्राज्य था। अब हुआ क्या था एक के बाद एक उनके अधीन यूरोपीय राष्ट्रताएं उनके चंगुल से निकलकर राष्ट्रता की घोषणा करने लगे। मतलब ओटोमन साम्राज्य में छोटे छोटे जो देश थे उनके चंगुल से धीरे धीरे निकलकर यूरोपीय राष्ट्रता उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। और उन्होंने जो ओटोमन्स यानी यूरोप के जो राष्ट्र थे ओटोमन साम्राज्य के जो अंदर थे, इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। ओटोमन साम्राज्य में जो छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल करा यह साबित करने के लिए कि वह कभी स्वतंत्र हुआ करते थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने आकर उन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, उनके अधीन कर लिया। और कहीं ना कहीं देखें भारत में भी ऐसा ही हुआ था, हम भी कभी स्वतंत्र हुआ करते थे और विदेशी शक्तियाँ थीं अपना साम्राज्य हमारे देश पर लागू किया था उन्होंने। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बहुत बलिदान दिया, उन्होंने यहाँ से अपने भारत से भगाया, बहुत कुर्बानियाँ दी थी। आगे देखते हैं। इसके बाद बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद करता था। हर एक राष्ट्र जो था दूसरे का राज्य हड़पना चाहता था और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। परिस्थितियाँ और जटिल इसलिए हो गईं कि क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच बड़ी शक्तियाँ कौन कौन, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इनके बीच क्या होने लगी, प्रतिस्पर्धा होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी। अब जो बड़ी शक्तियाँ थी वो कौन थी, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। चाहे वो रूस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो हंगरी हो, हर एक क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र पर अपने शक्तियों को बढ़ा रही थी, चाहे वो जिससे वो दूसरों को कमज़ोर कर सके, अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। इसलिए इस इलाके में कई युद्ध हुए, आपस में लड़ते रहते थे और अंत में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो भी बाल्कन क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था बाल्कन क्षेत्र में हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। कई बार एग्जाम में बाल्कन क्षेत्र के बारे में भी आ जाता है। बाल्कन क्षेत्र देखो बच्चों, अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हो, एक वीडियो पहले भी है उसको भी और इस वीडियो को भी देखते हो, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप अटेंड कर पाओगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो प्रीवियस के जितने भी पेपर उठा लो आप, सभी पेपर आप सॉल्व कर पाओगे जो जो इस चैप्टर के हैं। तो ओके बच्चों, बाय बाय।